कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का स्टेप फर्स्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले हम बैलेंस शीट में देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ढूंढेंगे और उसमें हम 2 साल के फिगर देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2020 और 2021 का प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा है। एक फिगर ले लेते हैं कि 2020 में प्रॉफिट कितना था 10,000 और 2021 में कितना हो गया 15,000। ठीक है, तो चेंज कितने का आ रहा है? चेंज आ रहा है 5,000 का। ये कैसे हमने प्राप्त किया? जब हमने क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में लेस किया, तो उसी प्रॉफिट को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले हम ये करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या क्या चीजें ऐड करेंगे। यदि हमने प्रॉफिट का कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, वो भी हम कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस से। यदि हमने कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये कहा है कि हम आपको डिविडेंड देंगे, पार्ट ऑफ प्रॉफिट पे करेंगे, ऐसा कहा है और इसी साल कहा है, तो वो भी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, यदि हमने इस साल के लिए, इस साल के दौरान हमने टैक्स के लिए कोई प्रोविजन बनाया है, तो भी हम ऐड करेंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर भी ऐड होगा। और ऐसा कोई भी प्रोविजन फॉर टैक्स जो लास्ट ईयर बनाया गया या लास्ट करंट ईयर के अकॉर्डिंग बनाया गया, उसको भी हम ऐड करेंगे। अब मैं बात करता हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, जैसे अर्थक्वेक आना या लॉस बाय फायर। ऐसा कोई भी आइटम जो बिजनेस में कभी कभी देखने में मिलता है, इसमें रिपीटेशन नेचर नहीं होता है। ठीक है, तो यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को डेबिट कर दिया गया है पीएनएल में, तो उसे हम ऐड कर देंगे। लेकिन यदि ठीक अपोजिट क्रेडिट कर दिया है, तो इसे क्या हम करेंगे? लेस करेंगे। इसके अलावा यदि टैक्स से कोई रिफंड आता है और उसे आपने क्रेडिट कर दिया है कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसे भी आप लेस कर देंगे। इसी के साथ हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म होता है। हम मूव करते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। लेट्स वी मूव टू आवर सेकंड स्टेप इन द वे ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें हम ट्रीटमेंट देखते हैं नॉन कैश आइटम्स का और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का। ऐसे खर्चे जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है ना, और ऐसी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन को बिलोंग नहीं करती, उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? नॉर्मली जो बिजनेस की इनकम नहीं है उसको आप लेस कर दीजिए, और जो बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है उसे आप ऐड कर दीजिए। तो ऐसे कौन से खर्चे हैं जिसे बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं माना जाता? यदि आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन की बात करें, या फिर आप फिक्स्ड एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं, उनकी वैल्यू आप 0 कर देते हैं, या फिर आपने कहीं से लोन लिया है और उस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ओके, या फिर आपने डिवेंचर्स परचेज किए हैं और उस पे आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, या आपने फिक्स्ड एसेट्स को या इन्वेस्टमेंट जो आपने परचेज किए थे उनको आपने सोल्ड आउट किया और उस पे आपको लॉस हुआ है, तो ऐसे सभी लॉस और ऐसे सभी एक्सपेंसेस बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इनको क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। और लेस उन सारी इनकम को, जैसे आपने कहीं प्रॉपर्टी परचेज की है और उससे आपको रेंट मिल रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट आपने खरीदा है, किसी दूसरी कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या आपको डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी चीज जिससे आपको इनकम हो रही है लेकिन वो बिजनेस की नहीं है, उसको आप क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और एक दूसरा आइटम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। यदि आपने फिक्स्ड एसेट्स सेल किए हैं और उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है, तो ये भी आपके रेगुलर ऑपरेशन को बिलोंग नहीं करता, इसलिए आप क्या करते हो? लेस कर देते हो। अब हम मूव करते हैं वेरी क्रूशियल स्टेप, और वो है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन से कोरिलेट करता है, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसका मतलब होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड करना, जो हम इस सेगमेंट में इस स्टेप के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं इसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि डिक्रीज ऐड क्या हो रहा है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री
जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, डेटर्स, बिल्स रिसीवर और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? करंट एसेट्स के हैं। और क्या ऐड हो रहा है? इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये सारे एग्जांपल करंट लायबिलिटीज के हैं। तो आप एक कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कमी करंट एसेट्स में और किसी भी प्रकार की वृद्धि या इंक्रीमेंट करंट लायबिलिटीज में किसका कारण बनती है? कैश इनफ्लो का कारण बनती है। ठीक उसी प्रकार से देखें, लेस क्या हो रहा है? सिमिलरली ठीक किसी भी प्रकार का इंक्रीमेंट जो आप करंट एसेट्स में देख रहे हैं या किसी भी प्रकार की कमी जो आप करंट लायबिलिटी में देख रहे हैं, ये किसका कारण बन रही है? कैश आउटफ्लो का कारण बन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको एक सेंटेंस समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल डेटर्स यदि आपको कम दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैश रिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो कैश रिलाइज हो रहा है मतलब कैश प्लस हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? अब यदि करंट लायबिलिटीज का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लोन है ना, शॉर्ट टर्म लोन आपको कम दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने लोन का पेमेंट किया है ना, तो लोन का पेमेंट किया है तो ये कैश आउटफ्लो हुआ है। तो इस प्रकार के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जब थर्ड स्टेप को हम फुल डन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो हमें सब थर्ड स्टेप के बाद हमें कौन जो फिगर प्राप्त होता है वो फिगर क्या कहलाता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब बिजनेस के ऑपरेशन से हमें कितना कैश प्राप्त हुआ। और फोर्थ एंड फाइनल स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नाउ जब आपको कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन और बिजनेस मिल जाता है कि कैश बिजनेस को ऑपरेट करके आपको कितना पैसा प्राप्त हुआ, तो अब आप क्या करते हैं? उस इनकम पर आप इनकम टैक्स का पेमेंट करने के बाद और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का एडजस्टमेंट करने के बाद जिस फिगर को प्राप्त करते हैं वो आपका क्या कहलाता है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको आप देख सकते हैं, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होता है जिसका नेचर रिपीट नहीं होता है ना, जो बार बार रिपीट नहीं होता, जैसे अर्थक्वेक हो गया या जो लॉस ऑन फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, ऐसे आइटम्स बार बार रिपीट नहीं होते, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे कोई भी आइटम क्रेडिट हो गए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो आप इसको ऐड कर दीजिए, और यदि डेबिट हो गया तो इसको आप लेस कर दीजिए। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आपको जो कैश मिलेगा वो मिलेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। और फाइनली फाइनल स्टेप ऑफ योर फॉर्मेट, जब आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर मिल जाता है, ये दोनों इसके दोनों रिजल्ट्स होते हैं, ये पॉजिटिव हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जब नेगेटिव हो तो हमें यूज्ड इन शब्द का प्रयोग करना है। किस शब्द का प्रयोग करना है? यूज्ड इन। तब हम फ्रॉम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, इसी प्रकार से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर मिलेगा, इसी प्रकार से हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का भी आंसर मिलेगा। ओके, अब जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो कैश का 2020 और 2021 का हमें बैलेंस दिखाई देता है। 2020 में 1 लाख रुपए दिखाई दे रहा है, 2021 में 2,50,000। मतलब आप साफ साफ देख सकते हैं कि चेंजेस कितने का आ रहा है? 1,50,000। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें पहले से पता चल चुका है या पहले से पता चल जाता है, जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1,50,000। ठीक है, लेकिन ये 1,50,000 किस तरीके से आया, कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, उनका डिफरेंस जानने के लिए कौन सा किस एक्टिविटीज ने, चाहे ऑपरेटिंग है या इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट रहा, कि डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,50,000। देखिए, ये पॉसिबल है कि
कि किसी का भी आंसर प्लस में और माइनस में आ सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि जब आप तीनों एक्टिविटीज के आंसर को एडजस्ट करोगे, प्लस माइनस माइनस प्लस करेंगे, चाहे जैसा भी आंसर आ रहा हो, लेकिन जब फाइनल आंसर आपका क्या आना चाहिए, 1,50,000 ही आना चाहिए। जो क्वेश्चन में शो कर रहा है, पहले से बैलेंस शीट में शो कर रहा है 1,50,000, यहाँ पर चेंज शो कर रहा है, और उतना ही टोटल आपकी तीनों एक्टिविटीज का टोटल भी उतना ही होना चाहिए, टैली होना चाहिए, तभी आपने सही किया है, ओके। और इसके बाद जब 1,50,000 आया तो कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको आप यहाँ लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस को सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ से भी आपका मैच कर रहा है, 2,50,000 में आप 1 लाख घटाएंगे, कितना चेंजेस है, 1,50,000 का। और हमने क्लासिफाइड क्यों किया, वो इसलिए किया ताकि हमको पता चल सके कि किस एक्टिविटीज में पॉजिटिव इफेक्ट आया था, किस एक्टिविटीज का नेगेटिव इफेक्ट आया था, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी कैश प्लानिंग कर सकें और अपने ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकें, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी प्लानिंग कर सकें और अपने सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को बढ़ा सकें, है ना। तो ये सारी बातें आज आपको मैंने क्लियर की, फॉर्मेट बनाने का सही तरीका बताया, ठीक है। और अब आप बिल्कुल जब भी फॉर्मेट बनाएं तो सबसे पहले समझे कहां से, लास्ट से, फाइनेंसिंग से, फिर इन्वेस्टिंग से और फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। और जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जितने भी स्टेप मैंने आपको सिखाए सबको फॉलो कीजिए, लर्न कीजिए और आपके मन में कोई डाउट नहीं रखिए। आप इस चीज को फॉलो करेंगे, इस मेथड को फॉलो करेंगे तो हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को आप सक्सेसफुली सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।